वेलकम टू माई चैनल। टुडे अवर टॉपिक इज़ रेडिएशन एक्सपोजर। न्यूक्लियर फिजिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेके चल रहे हैं फॉर योर फिज़िक्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो बहुत इजी एंड सिंपल वे में यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, तो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि हाउ मच रेडिएशन वी आर रिसीव्ड फ्रॉम आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस, ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट भी होती हैं। ठीक है, नो डाउट कि इनकी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन ये हम हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के दौरान हम कितनी रेडिएशंस को हम रिसीव करते हैं, बेसिकली वो रेडिएशन एक्सपोजर कहलाता है। ठीक है, और बैकग्राउंड रेडिएशंस कौन सी होती हैं? बेसिकली द रेडिएशंस विच आर एमिटेड फ्रॉम द रेडिएक्टिव आइसोटोप्स ड्यूरिंग द अल्फा बीटा गामा डिके इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, इनको बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम देते हैं कि हमारे पहाड़ों में, चट्टानों से, या हमारी इवन कि हमारे जो रूम्स हैं, हमारे जो घर बने हुए हैं, हमारे जो फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो पत्थरों से या डिफरेंट मटेरियल से जो हमारे डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी रेडिएशंस का वहाँ पे एमिशन होती है, जो कि हमारी बॉडी को अफेक्ट इतना नहीं करती, लेकिन करती तो हैं, कुछ ना कुछ तो करती हैं। तो हमारी बॉडी मतलब इन अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस को जो उनको रिसीव करती हैं, बेसिकली वो उनको नाम हम देते हैं कि वो बेसिकली हमारी पर रेडिएशन एक्सपोजर या बैकग्राउंड रेडिएशन हमारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं फर्दर हम। टू चेक देयर प्रेजेंस वी यूज़ द गीगर मुलर काउंटर, मतलब कि हम देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी ये रेडिएशन वगैरह पाई जाती हैं। ठीक है, जिनको हम रिसीव करते हैं डेली लाइफ में, वो बेसिकली गीगर मुलर काउंटर से हम करते हैं। ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। रेडियो एक्टिव बैकग्राउंड रेडिएशंस को अगर हम बात करें तो इनको डिवाइड किया गया फर्दर। रेडियो एक्टिव या बैकग्राउंड रेडिएशंस हमारे दो तरह की होती हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिव सोर्स प्रेजेंट, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे हमारे पास मैन मेड रेडियो एक्टिव सोर्स और एक्टिविटीज़। ठीक है, अब कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ इंसानों ने बनाई होती हैं, तो ये कौन कौन सी होती हैं इनको देख लेते हैं। द रेडियो एक्टिव रॉक्स, ठीक है, स्टोन्स वगैरह होती हैं। इसी तरह कॉस्मिक रेज वगैरह या सन या स्टार्स वगैरह जो होती हैं कॉस्मिक, ये नेचुरल होती हैं। ठीक है, अब स्टोन्स वगैरह या स्टार्स या सन वगैरह ये नेचुरल है, यहाँ से रेडिएशंस आती हैं जो हमारी बॉडी या, ठीक है, या हमारा एटमॉस्फेयर ये इन रेडिएशन को रिसीव करता है। और जो मैन मेड कौन सी होती हैं, इनमें हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग वगैरह, जो न्यूक्लियर वेपन वगैरह बनाते हैं उसको टेस्ट करते हैं, उनमें से रेडिएशन निकलती हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट वेस्ट वगैरह जो होता है, जो हमने पहले पढ़ा, वे हमारे ने देखा था कि उनमें हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह आ जाती हैं, तो उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी हम बात करते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट वगैरह जब डिस्ट्रॉय होता है, अगर कोई पावर प्लांट वगैरह न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे मैंने पूरी तफसील से बताया था कि वो बड़ा एहतियात से यूज़ किया जाता है, तो उनसे भी फिर ये बेसिकली ये जो होती है ना कि हमारे जो रेडिएशन वगैरह होती हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। तो दो तरह की बेसिकली हमारे पास रेडियो एक्टिव या बैकग्राउंड रेडिएशन होती हैं। इनको फर्दर देख लेते हैं कि अब हम अगर बात करें इनको, यहाँ पे मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होती है ना, वो कार्बन 14 कार्बन का आइसोटोप है, और पोटाशियम 40 होता है। बेसिकली ये मोस्ट रेडियो एक्टिव, ये कॉमन सोर्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम फर्दर बात करें कि ये हमारी खुराक जो हम खाते हैं डेली लाइफ में, इसमें भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की थोड़ी सी मकदार तो होती है। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इवन कि हमारे डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी रेडिएशंस की मकदार होती है। इसके अलावा जब आप अस्पताल जाते हैं, ठीक है, इस वक्त आप कोशिश करें कि जो रेडिएशंस काले मतलब वहाँ पे जो कि मतलब वहाँ पे जब ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं, तो आप वहाँ पे रेडिएशंस का बहुत ज़्यादा बेजा इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि जब आप एक्सरेज वगैरह करवाते हैं या दूसरी कोई भी आप अपने मतलब कोई वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी गामा रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे कोई ऐसी रेडिएशंस को बेजा रेडिएशन वगैरह फाल करवा के और ट्रीटमेंट वगैरह ना करवाएं। या कुछ लोग होते हैं वो बॉडी के ऊपर डिफरेंट मतलब वो थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम होती है तो फ़ौरन से रेडिएशन इस्तेमाल करवा के वो अपनी ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लेज़र वगैरह का इस्तेमाल करवाते हैं। तो उसको ये यहाँ पे बात करने का मतलब है कि अस्पताल में या हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मकदार में आप रेडिएशन का इस्तेमाल ना करें, वो भी आपके लिए डैमेज कर सकती हैं आपकी बॉडी सेल्स या हेल्दी बॉडी सेल्स को।
रीजंस फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। अब हमारे ओजोन लेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है, टोपोस्फेयर, ये बेसिकली हमारे पास एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो डिप्लीशन लेयर है बेसिकली, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशंस को जो रोक देती हैं, ठीक है, ओजोन लेयर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के वेदर को कंट्रोल करती है बेसिकली ये ओजोन लेयर। अब ये कहा जा रहा है कि ये पतली होती जा रही है, डिप्लीशन होती जा रही है इसकी, ठीक है, इसकी वजह भी यही मानी जा रही है कि बेसिकली ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये रेडिएशन वगैरह जो होती हैं, इसी की वजह से ये बेसिकली ये पतली होती जा रही है, तो जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ये प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर कि हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है ना, ये फिर सारा फिर ये मौसम जो बदल रहे हैं, सर्दी गर्मी, ये सारा फिर ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसकी रीज़न क्या होती है, इनका पतली होने की रीज़न क्या होती है ओजोन लेयर की, इसमें ये कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है, ये प्लास्टिक एंड द फोम इंडस्ट्री, केमिकल्स वगैरह की वजह से होती है, ये इंडस्ट्री की वजह से होती है, और एरोजोल स्प्रे की वजह से होती है। ये तीन मेजर रीज़न होती हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर होती है, और इनकी वजह से बेसिकली अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस का कोई ना कोई यहाँ पे अफेक्ट बनता है। फर्दर बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें देखते हैं कि बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशंस, कि रेडिएशंस का बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा। आप देखेंगे कि हमारा बॉडी के ऊपर बेसिकली या जानवरों के ऊपर इनका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसको बायोलॉजिकल इफेक्ट को मेजर करने के लिए हम देखते हैं कि कैसे इसको मेजर करते हैं। द डिस्टेंस यूनिट्स, ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो डिस्टेंस यूनिट जो होता है ना, उसको हम मेजर करते हैं किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर वगैरह में मेजर करते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये एक स्केल वगैरह है। तो मैस को मेजर करने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, या ग्राम का या मिलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर या मीटर वगैरह, सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन, इसको मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई यूनिट बनाएंगे, तो इसलिए हम फिर कहते हैं कि यहाँ पे ये फर्दर एग्जांपल दे रहा है कि टाइम के लिए सेकंड, आवर्स, मिनट और एक्सेट्रा इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी तरह जिस तरह हम बाकी इन चीज़ों की एग्जांपल दी है समझाने की हद तक, इसी तरह हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस के हमारी बॉडी कितनी रेडिएशंस उनको हमारी बॉडी रिसीव करती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर कैसे अफेक्ट होता है, मतलब कितनी मकदार की रेडिएशन हमारी बॉडी रिसीव करेगी या एनिमल रिसीव करेंगे, तो उनके ऊपर ये इफेक्ट होगा, और ये उनके लिए उनके बॉडी सेल्स को डैमेज कर सकती है। तो उनकी एक ख़ास लिमिट या मिकदार होगी, उस मिकदार को किस में मेजर करेंगे, तो उसी को यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट आर द यूनिट्स विच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द रेडिएशंस एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है। तो देखते हैं कि कितने यूनिट, उसका यूनिट क्या होगा। व्हाट आर द यूनिट्स टू मेजर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशंस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, यूनिट्स टू डिटरमाइन द रेडिएशन एमिशन के लिए हम इसका यूनिट यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, हाईलाइट मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखें कि जो रेडिएशंस अब्जॉर्प्शन जो होती है ना, उसका यूनिट होता है वो बैकरल होता है, ठीक है। और 1 बैकरल जो होता है वो बेसिकली होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के इक्वल होता है, और इसको हम लेते हैं 1 रदरफोर्ड के इक्वल भी लेते हैं। और 1 रेडियन जो होता है वो 10 की पावर 6 यहाँ पे होता है, 10 की पावर 6 DPS में हम लेते हैं इसको, ठीक है, डे पर सेकंड, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है हमारे पास रदरफोर्ड। और इसका बिगर यूनिट अगर हम बात करें तो 1 क्यूरी होता है, और क्यूरी होता है 1 क्यूरी 3.7 10 की पावर 10 ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये बेसिकली हमारे पास 1 क्यूरी इसकी इक्वल होता है, और ये बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। ये क्यूरी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और मिली क्यूरी में हम लेते हैं तो 3.7 10 की पावर 7 ये डेज पर सेकंड जो होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास आ जाता है 1 माइक्रो, ये हमारे पास आ जाता है 3 क्यूरी, इसमें हमारा 3.7 10 की पावर 4 डेज पर सेकंड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कन्वर्जन है यूनिट्स की यहाँ पे, लेकिन इसका आप याद रखें कि ऐसा यूनिट जो होता है वो बैकरल होता है, और इसको फिर छोटा यूनिट होता है वो क्यूरी होता है, और वो किस चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है। बाकी इसको थोड़ी कन्वर्जन वगैरह की है डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। तो फॉर एमिटेड रेडिएशंस, फॉर एमिटेड रेडिएशन यूनिट्स जो हम यूज़ करते हैं उसका बैकरल, उसका बी यहाँ से क्यू से यूज़ करते हैं, इसका डिनोट करते हैं, और क्यूरी जो होता है वो CI से इसका होता है। ये स्मॉल यूनिट होता है और ये बिगर यूनिट होता है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, MCQ आता है अक्सर। और यूनिट फॉर द अब्जॉर्ब डोज, अब्जॉर्ब डोज के लिए आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं, जो आप रेडिएशन कितनी अब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी डोज जो आप लेते हैं, ठीक है। खुराक डोज तो ऐसे खुराक को कहते हैं ना, जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं ये हमारी डोज होती है, ठीक। इस तरह
रेडिएशन अब्जॉर्व करती हैं, हमारी बॉडी के जो ख़राब सेल होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम डिफरेंट डोज वगैरह लेते हैं। हम कितनी हद तक वो डोज वगैरह लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए ठीक रहेगा, अदरवाइज़ वो हमारे सेल्स को डैमेज वगैरह कर सकती है। तो वो अब्जॉर्ब डोज जो होती है ना उसी को कहते हैं। तो इसी के यूनिट्स वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे। तो डोज ऑफ द एमिटेड रेडिएशन विच इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द सम मैस, ठीक है, जो मैस उसको अब्जॉर्ब करता है एमिटेड डोज ऑफ द एमिटेड रेडिएशंस को, वो हमारे पास D इज़ इक्वल टू E/m, मतलब एनर्जी पर यूनिट मैस से इसको हम डिनोट करते हैं डोज को। और इसके लिए हमारे पास डोज अब्जॉर्ब्ड होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमारे पास एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय सम मैस, या इसको कहते हैं एनर्जी अब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मैस ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह इसकी डोज अब्जॉर्ब्ड की डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो 1 ग्रे इज़ इक्वल टू होता है जाउल ओवर किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा कि जो एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, मैथ का किलोग्राम, तो इसके मुताबिक आ जाएगा 1 जाउल ओवर 1 किलोग्राम हमारे पास ग्रे की इक्वल होगा, ठीक है। इसका यूनिट होता है डोज का। और इसको हम बिगर यूनिट में अगर मेजर करें तो 1 ग्रे इज इक्वल टू जाउल पर किलोग्राम की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली बिगर यूनिट है, अगर हम इसी को लिखा हुआ है जाउल पर किलोग्राम, ठीक है। अगर बिगर यूनिट की, अगर स्मॉलर यूनिट की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा RAD, रेडियन इज इक्वल टू 0.01 ग्रे की इक्वल होता है। और यहाँ पे RAD का मतलब बेसिकली यह होता है कि रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज होता है, ये बेसिकली यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब अफेक्टिव डोज कौन सी होती है, हाउ मच द डैमेज इज कॉज्ड बाय द दीज रेडिएशन इज मेजर्ड बाय द अफेक्टिव डोज। अब कौन सी, क्योंकि अब हम ये तो एक लिमिटेड डोज थी ना जो इंसानी बॉडी ने ली, या किसी भी चीज़ ने हमारे मतलब उसके ऊपर अफेक्ट नहीं किया, ठीक है, एक लिमिटेड थी। अब कुछ ऐसी डोज होती हैं जो अफेक्टिव होती हैं। अफेक्टिव डोज के लिए हमने देखना है कि अफेक्टिव डोज कौन सी होती है। हाउ मच डैमेज इज कॉज्ड दीज रेडिएशंस इज मेजर्ड बाय द अफेक्टिव डोज। अफेक्टिव डोज से उसने कितना रेडिएशन वगैरह ने डैमेज वगैरह किया, ठीक है, ये काज वगैरह उसकी हो सकती है। अफेक्टिव डोज जो होती है ना वो इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास डोज अब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय RBE, ये अफेक्टिव डोज की इक्वल होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। फर्दर चीज़ों को लेके चलते हैं। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा अफेक्टिव डोज इज इक्वल टू ये अब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय RBE। इसका मतलब होता है RBE रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जो हमने पीछे टर्म स्टार्ट की थी, जो हमारा टॉपिक था, ये बेसिकली इस चीज़ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है ये। अब RBE को कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्ट को किस तरह डिफाइन करेंगे, इसको लेके चलते हैं। इट इज़ द फैक्टर विच गेव द रेशियो ऑफ द बायोलॉजिकल रेडिएशन produced by one type of the ionizing radiation relative to the other type of the ionizing radiations, ठीक है, हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ द अब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह हम रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्ट को इफेक्टिवनेस को इस तरह हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। इसको आप डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी अहमियत आपको अगर मैं बताता चलूँ कि ये एक फैक्टर होता है जो हमें बताता है कि ये दो चीज़ों के रेशो के बारे में होता है कि बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस प्रोड्यूस होती है कि एक तरह की रेडिएशन से जिससे आयंस वगैरह पैदा होते हैं, और दूसरी एक और होती है हमारे पास रेडिएशन, उससे भी आयनाइजेशन पैदा होती है, ठीक है, जिसका भी सेम इफेक्ट होता है। बेसिकली दो तरह की रेडिएशन की इफेक्टिवनेस से जो आयंस पैदा होते हैं उसकी रेशो होती है ये। अब हम बात करते हैं कि इफ़ रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है, या क्यू फैक्टर भी इसको कहते हैं समटाइम, ये लेस देन 1 हो, ठीक है, देन रेडिएशन जो होती है ना वो सेफ होती हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर लेस देन 1 हो तो ये सेफ होती हैं। अगर हमारे पास रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस या क्यू फैक्टर अगर ग्रेटर देन 1 हो, उस वक्त रेडिएशन जो होती है वो हार्मफुल होती हैं, ख़तरनाक होती हैं बॉडी के लिए। टाइप्स ऑफ रेडिएशंस की बात करें तो इसमें हमारे पास बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, एक्स रेज, स्लो न्यूट्रॉन्स, फास्ट न्यूट्रॉन्स, अल्फा रेडिएशंस। अब इसमें रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को देखेंगे तो कितनी होती है, बीटा की 1 होती है, गामा की 1 होती है, एक्स रेज की 1 होती है, स्लो न्यूट्रॉन्स की 50 होती है, और फास्ट न्यूट्रॉन की 10 होती है, और अल्फा की 20 होती है। 20 वाला MCQ आ चुका है पेपर के अंदर, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यूनिट फॉर द इफेक्टिव डोज, इफेक्टिव डोज की यूनिट की अब हम बात करेंगे। यहाँ पे देखें कि हमने कहा अफेक्टिव डोज़ की, ठीक है, पहले हमने बायोलॉजिकल डोज़ की बात की थी। अब अफेक्टिव डोज़ की यहाँ पे साइवर्ट होता है, इसका यूनिट SV से डिनोट करते हैं, तो ये डोज़ यहाँ पे इज़ इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारे पास डोज़ जो है ना ये हमारे पास है, ये अफेक्टिव डोज़ इज़ इक्वल टू बायोलॉजिकल, ये हमारे पास डोज़ मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, इस चीज़ के गोल होता है। ये हमारे पास यूनिट फॉर द इफेक्टिव डोज ये होता है हमारे पास साइवर्ट, उसको हमने फार्मूला लिखा उसका, जिस तरह हमने पहले बताया, ये वाला फार्मूला,
तो अब 1 साइवर्ड किस चीज़ के को लगा, 1 ग्रे मल्टीप्लाई बाई RBE रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, ठीक है। स्मॉलर यूनिट की अगर हम बात करें तो रैम जो होता है ना वो बेसिकली हमारे पास 0.01 साइवर्ड के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास कि अगर कोई शख्स किसी कान में काम करता है, ठीक है, कोई नमक की कान वगैरह में काम कर रहा है, सपोज कर लेते हैं, तो या किसी प्लांट वगैरह में, तो अगर वो, ठीक है, हम कहते हैं कि वीकली 1 यहाँ पे MSV ये बेसिकली यूनिट है, ठीक है, ये इतनी अगर वो रेडिएशन को रिसीव कर रहा है तो उसके लिए ये जो डोज होगी ना, ये हमारे पास उसके लिए ये होगी सेफ़ होगी, ठीक है। अगर डोज हमारे पास 5 रैम हो, ठीक है, तो उस वक्त देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सेफ डोज वगैरह हो जाएगी अगर 5 तक होगी, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा रिसीव करता है, मतलब इससे ज़्यादा रिसीव करेगा, इससे ज़्यादा करेगा रिसीव, उस वक्त वो हम देखेंगे कि हमारे पास डेंजरस होगी उसके लिए, ठीक है। और अगर वो 3SVR वीकली अगर वो रिसीव करता है तो, ठीक है, ये 1 ये हमारे पास था और ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंट वैल्यूज़ वगैरह दी हैं, तो उसके लिए डैमेज कब करेगा और उसके लिए हेल्दी कब होगा, मतलब उसके लिए हेल्थ अफेक्ट नहीं करेगा उसकी हेल्थ के ऊपर, तो ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। कैन बी कॉज द डेथ, उसकी मतलब डेथ भी हो सकती है, इतनी रेडिएशन खतरनाक हो सकती है। यूनिट ऑफ द अब्जॉर्ब ऑफ द रेडिएशन रैम, ठीक है, इसका यूनिट होता है रैम, होता है अब्जॉर्ब रेडिएशन का। इफेक्टिवनेस की बात करें तो इससे हमारे बाल वगैरह गिर सकते हैं, स्किन बर्न हो सकती है, आई वगैरह डैमेज हो सकती है, वाइट ब्लड सेल्स के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। जैसे लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं और रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये तो डिफरेंट होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स इसके लिए इफेक्ट हो सकता है और इसके लिए DNA डैमेज वगैरह हो सकता है। एज फैक्टर जो होता है इसमें, चाइल्ड जो होता है ये मोस्ट डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए यंग जो होता है उसके लिए मॉडरेट डैमेज हो सकते हैं। बच्चे ज़्यादा डैमेज होते हैं, यंग जो होते हैं वो मॉडरेट डैमेज होते हैं, ओल्ड जो होते हैं वो लीस्ट डैमेज होते हैं इससे। तो ये बातें आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। तो फर्दर थोड़ा सा हम देख लेते हैं और अपने लेक्चर को एंड करते हैं। यहाँ पे सेम रेडिएशंस डिफरेंट बॉडीज़, ठीक है, हम इसको पार्ट्स, ठीक है, सेम रेडिएशंस को डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर हम देखें तो इसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे डोज एनर्जी ओवर मैथ के इक्वल होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, और यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू डोज और यहाँ पे मैथ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट, हमारे पास एनर्जी है, डोज हमारे पास सेम है और हमारे पास मैथ जो है ना वो भी डिफरेंट है, पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट बॉडी के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं मैथ कम है तो एनर्जी भी कम होगी, ठीक है, अगर मैथ ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये बात आप देख सकते हैं, अगर बॉडी आपके पेट के ऊपर अगर रेडिएशन ज़्यादा है तो आपके वहाँ पे वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है, एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरह अगर हम कहते हैं कि अगर एक उंगली या फिंगर है तो उसके ऊपर मतलब कम होगी, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि किस बॉडी ऑफ पार्ट्स के ऊपर हम रेडिएशन को फॉल करवा रहे हैं या उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। डिफरेंट रेडिएशंस विद इंटेंसिटी ऑन द सेम अल्फा सेम बॉडी पार्ट्स, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं जो वही यहाँ से क्वेश्चन निकला है कि डिफरेंट रेडिएशंस विद इंटेंसिटी ऑन दी सेम बॉडी पार्ट्स के लिए, यहाँ पे देखें अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस डिफरेंट इफेक्ट होगा इनका, ठीक है। अब अल्फा का डिफरेंट होगा, बीटा का डिफरेंट होगा, गामा का डिफरेंट होगा, बिकॉज द पेनिट्रेशन पावर जो होती है इनकी डिफरेंट होती है। सो डैमेज जो होती है ना ये भी आल्सो डिफरेंट होगी, डैमेज करने की सलाहियत भी इनकी डिफरेंट होती है। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेके चलेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। नोट्स अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बहुत ईजी एंड सिंपल वे में चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ उर्दू में, हिंदी में। टेक केयर।